एक चीज क्रिएट कराना चाहूंगा कि हम जिस जगह पर रहते हैं, हिंदुस्तान अंदर है, तो हमारी व्यवस्था वो कृषि पर आधारित है। करीब 70% हमारे यहाँ पे किसान है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि किसानों का विकास जब तक नहीं होगा, जब तक देश की समृद्धि नहीं होगी। जय किसान। देश की प्रगति के अंदर किसानों का बहुत बड़ा रोल है और बहुत बड़ा योगदान है। तो आज हम वेस्टीज के माध्यम से, आज वेस्टीज ने हमें एक मौका दिया है इस काम को करने का। आज हम अपने अपने एक्शन से इस चीज को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आज हम देश को भी हेल्प कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट एक छोटा सा योगदान अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। तो उसी के साथ स्टार्ट करते हैं कि किसान मित्र प्रोजेक्ट। अब तक हम कोई भी ट्रेनिंग करते हैं तो उसको जब तक हमने इस तरीके से नहीं लिया, जैसे आज हमने नाम दे दिया किसान मित्र प्रोजेक्ट, तक नाम चेंज होते के साथ ही क्या हुआ, उसकी एसेंस ही चेंज हो गई। दैट मीन्स कहीं ना कहीं एक कनेक्शन, एक कनेक्टिविटी आपकी उन लोगों के साथ बन गई। तो आज के बाद आप क्या कहने वाले हो, जब भी आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेकर गांव में कहीं भी जाओगे तो आप कहोगे वी आर वर्किंग ऑन किसान मित्र प्रोजेक्ट। ये वेस्टीज का एक इनिशिएटिव है कि किसानों को हेल्प करने के लिए। जिस तरीके से कई सारी एनजीओज हैं, कोई किसान समितियां हैं, वो जाके किसानों को जागरूक करती हैं, उसी तरीके से वेस्टीज ने भी ये इनिशिएटिव लिया है अपने लोगों के थ्रू, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू, हम ज्यादा से ज्यादा जाकर डीप इंटीरियर इंडिया के अंदर जाएं और किसानों को इसके बारे में बताएं, इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या चीजें हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के बाद आप जो काम करेंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, वो आप किसान मित्र प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। आज मैं आपको इसके लिए कुछ स्क्रिप्ट भी दूंगा कि किस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर इनिशिएट करते हैं, उसके लिए इन्वाइट भी करते हैं, क्योंकि मैं भी एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और फील्ड में काम करता हूँ। बहुत सारे मेरी टीम के अंदर ऐसे लोग हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे ही काम करते हैं। तो आज मैं वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से भी बहुत सारी चीजें आपके साथ में शेयर करूंगा कि हम किस तरीके से काम करते हैं, किस तरह के वर्ड्स का हम यूज करते हैं इनवाइट करने के लिए और उनके बेटरमेंट के लिए, और प्रैक्टिकली ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं जो हम फेस करते हैं, जिनका आंसर हमने अपने आप डिस्कवर किया है। आज उनकी हेल्प से आप भी उन चीजों को सीख पाओगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भारतीय किसान है कौन। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वी आर, जो हमारी अर्थव्यवस्था है एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर किसान कितने हैं, तो आज यहाँ पर एरिया के हिसाब से बात की गई है कि 0 से लेकर 2 हेक्टेयर के बीच में जिनके पास जमीन है, ऐसे किसान करीब 86.2% है। दैट मीन्स आप समझ पा रहे हो कि 0 से लेकर 2 हेक्टेयर के बीच, मतलब अप्रोक्सीमेटली मैं अगर 20 बीघे की बात करता हूँ, तो ये इतने बड़े मेजर लोग हैं जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। और सबसे ज्यादा जो हालत खराब है वो इन्हीं लोगों की खराब है। आप जो बार बार इस तरह के न्यूज में आप सुनते हैं कि किसानों ने एक आंदोलन किया, किसान बिल्कुल अपनी फसलों की मांगों को लेकर लगातार गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते रहते हैं। गवर्नमेंट्स का भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा किसान को हेल्प कर पाए, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। नेक्स्ट उसके बाद 13% किसान है जिनके पास 2 से लेकर 10 हेक्टेयर के बीच में जमीन है, और नेक्स्ट 0.6% ऐसे लोग हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड है। तो अब इस लैंड के हिसाब से ही हम रिसोर्स, अब यहाँ पे हम एक बार सीधा सीधा देख पा रहे हैं कि मेजरली जो हमारे किसान हैं 86% उनके पास क्या है, लैंड का एरिया बहुत छोटा है। लैंड का एरिया छोटा होने की वजह से वो मॉडर्न इक्विपमेंट इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते, ट्रैक्टर भी खुल के इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसको करने के लिए जमीन बड़ी चाहिए, जोत बड़ी चाहिए। फिर उसी बात आती है उसके बाद लागत की। लैंड छोटी है, लागत वो ज्यादा लगाना नहीं चाहते, मेहनत बहुत करते हैं और आउटपुट नहीं मिल पाता। तो आज ये कुछ सवाल हैं जो आज हमारे चारों ओर घूम रहे हैं। आज हम इन्हीं सवालों का आंसर देने की कोशिश करेंगे। आगे बात करते हैं कि आज क्या हम चाहते हैं, हमारी यहाँ बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। आज हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट सिर्फ यहाँ से ये है किस तरीके से कम लागत के अंदर और कम लागत और कम मेहनत में ज्यादा पैदावार की जा सकती है। यही तो एक कंसर्न है, यही एक इशू है। आज पूरा प्रोजेक्ट जो आज होने वाला है जिसमें हम बात कर रहे हैं किसान मित्र प्रोजेक्ट की, वो इसी के इर्द गिर्द है। जब आप जाके किसानों से या जो गांव के सरपंच हैं उनसे आप बात करते हैं तो आप सीधा आपको उनसे जाके क्या बात करनी है, आपको उनसे यही बात करनी है कि सर हम वेस्टीज से आए और हम किसान मित्र प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। वो कहेंगे जी किसान मित्र प्रोजेक्ट क्या है, तो हम उनको कहेंगे कि हम लोग किसानों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। हमारे पास कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जिनके इस्तेमाल से कम लागत में और कम मेहनत में ज्यादा पैदावार की जा सकती है। जब आप इस क्वेश्चन को उनके सामने रखेंगे, इस आंसर को उनके सामने रखेंगे, तो कहीं ना कहीं वो कहेंगे जी ऐसा तो हर किसान चाहता है। कौन किसान ऐसा है कि जो ये कहेगा कि जी मैं तो लागत ज्यादा लगाऊंगा और मेहनत ज्यादा करूंगा? ऐसा कोई नहीं कहेगा। तो जो सामने से आंसर आने वाला है उसी के अंदर आपका आंसर है। तो कुछ सवाल हम लगातार उनसे पूछते हैं कि भाई आज की स्थिति क्या है,
क्या पहले के मुकाबले आज के टाइम में मिट्टी की स्थिति क्या है, क्या वाकई उसकी फर्टिलिटी बढ़ गई है, या जो आज फसल की क्वालिटी आ रही है वो क्वालिटी अब पहले के जैसी है या नहीं है, क्या वास्तविक एक्चुअल में क्या पैदावार बढ़ी है। अगर दोनों फैक्टर्स को देखा जाए कि इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, जब जाके चीजें समझ में आती है। तो कहीं ना कहीं सवाल आपको लगातार ये सवाल किसानों से पूछने हैं, उनको अपने डिस्कशन में इन्वॉल्व करना है। नेक्स्ट उसके बाद रासायनिक खादों का उपयोग जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, किसानों की तंगहाली। आज मैं आपको बताऊं कि ये तंगहाली क्यों है, क्या रीजन है। बहुत सारे लोग जो शहरों में रहते हैं, अर्बन एरियाज में रहते हैं, वो ये नहीं जानते किसान किस तरीके से कर्ज के जाल में फंसता चला जाता है। एक सिंपल एग्जांपल है कि एक फसल उनको तय करनी है, उनको फसल बोनी है, उससे पहले जो उसमें यूरिया लगने वाला है, दवाइयां लगने वाली हैं, वो किसान कैसे लेके आता है, वो सारा क्रेडिट पे उधार के ऊपर लेके आता है उस लाला से, और उम्मीद ये करता है कि 4-5 महीने बाद जब ये मेरी फसल होगी, इससे मैं अपने वो सारे खर्चे पूरे करूंगा। लेकिन इस मीन दौरान कभी अगर सूखा पड़ जाता है, कभी टाइम के ऊपर बारिश नहीं होती है, तो ऐसे में क्या होता है कि लगातार जो उन्होंने कर्ज लिया वो तो उनके नाम पे लिखा गया है ना, उस लाला का बनिए का तो हिसाब स्टार्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट में हुआ क्या कि खेत से जो चीजें आनी थी, जो फसल पैदा होनी थी, वो नहीं हुई या कमजोर हुई, तो उसकी लागत भी पूरी नहीं मिल पाई। इस तरीके से ये ट्रैप लगातार धीरे 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 बढ़ता चला जाता है। कई बार सूखा पड़ गया, कई बार बाढ़ आ गई, सारी फसल ही तबाह हो गई, लेकिन जो आपने उसके लिए कर्ज लिया था उस फसल को पैदा करने के लिए, वो तो आपके नाम पे इशू हो गया ना। तो ये ट्रैप है। और लगातार ये सारे छोटे किसान हैं, इनके पास छोटी जमीनें हैं, तो ये इसके पास कोई अल्टरनेट भी ऐसा नहीं होता। और उसके बाद रासायनिक खादें किस तरीके से नुकसान करते हैं कि लगातार नाइट्रोजन की मात्रा केमिकल्स के अंदर, फर्टिलाइजर में बहुत ज्यादा होते हैं, मिट्टी उससे सख्त हो जाती है। एक बात आपने ऑब्जर्व की होगी कि आज के टाइम में खेतों के अंदर कीचुए खत्म होते जा रहे हैं। आज के टाइम में लोग क्या करते हैं, ब्लैक गोल्ड यूज करते हैं। ब्लैक गोल्ड क्या होता है, वर्मी पोस्ट होती है, यानी कि कीचुए की खाद आज बाहर से खरीदनी पड़ती है, जबकि ये पहले जमीनों में अपने आप होती थी। क्योंकि कीचुए का बेसिक रोल क्या होता है, वर्म्स का बेसिक रोल क्या होता है, ये मिट्टी को ऊपर नीचे करते रहते हैं, वो मिट्टी को पोरस बना के रखते हैं ताकि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वो सारी खेतों के अंदर जा सके। और लगातार केमिकल यूज करने से जो सॉइल की ऊपर की फर्टाइल लेयर है वो लगातार केमिकल की बनती जा रही है, और उससे जो नेचुरल पोर्स हैं, नेचुरल छेद हैं, वो सारे धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं, वो केमिकल से भरते चले जा रहे हैं। तो एक लेयर हमारी यहाँ पर फॉर्म होती जा रही है। तो अब इस सबका अल्टरनेट क्या है और क्या किस चीजें, तो आज मैं आपको किसान विद प्रोजेक्ट के थ्रू ये सारी चीजें प्रेजेंट कराने की कोशिश करूंगा, आपका ध्यान भी इन समस्याओं के ऊपर देने की कोशिश करूंगा, और हम इनके समाधान की तरफ भी जाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज हम वेस्टीज के माध्यम से इसके थ्रू एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग। आज मैं आपको थोड़ा सा ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आपको बताऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि ये आपके और हमारे लिए कितना बड़ा इनिशिएटिव है, एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, किस तरीके से ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, इसकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है और गवर्नमेंट का अलाइनमेंट इसके लिए क्या है, क्या उनकी सोच है। लेट्स सी दैट। आज मैं आपको सबसे पहले एक बात को बताऊं कि इंडिया इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर ग्लोबली। अगर इंटरनेशनली बात करते हैं तो इंडिया का शेयर इसमें करीब 30% है। आप ये सुनकर बड़े खुश होंगे कि यार 30% अगर इंडिया का शेयर है ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर, लेकिन उसके बाद भी क्या प्रॉब्लम, लेकिन इसके बाद भी स्ट्रगल बंद नहीं हुआ है। अब ये 30% शेयर तो है, लेकिन अगर जो मैं कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करता हूँ, कल्टीवेशन ऑफ लैंड की बात करता हूँ, वो करीब 2.5% के आसपास है। यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी लैंड के ऊपर ऑर्गेनिक फार्मिंग की कल्टीवेशन होती है, उसमें से इंडिया के अंदर सिर्फ 2.5% के आसपास लैंड है जिसके ऊपर ये कल्टीवेशन होती है। आज हम बात करेंगे कि उन किसानों की करीब आज हिंदुस्तान के अंदर 8.5 लाख किसान है, सिर्फ 8.5 लाख किसान है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को करते हैं। कितना छोटा सा नंबर है, 8.5 लाख क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। और करीब 700 के करीब आज हमारे पास एक्सपोर्टर्स हैं जो ऑर्गेनिक सामान को, ऑर्गेनिक जो प्रोड्यूस हुआ है उसको बाहर दूसरी कंट्रीज के अंदर प्रोड्यूस करते हैं। तो ये फिगर्स आपको एक सोचने पर मजबूर करने की। एक बार तो हमने बोला कि भाई हमारा एरिया इतना बड़ा है कि हम उसमें 30% में आते हैं और उसके बाद हम 2.5% रह जाते हैं। आज मैं बताऊं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर करीब 172 कंट्रीज हैं, 172 कंट्रीज पूरे वर्ल्ड के अंदर है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, और इंडिया का रैंक उसके अंदर 10th के आसपास आता है। तो सोच लो कि अभी क्या स्थिति है। अभी ये एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले अगर मैं 1970s की बात करता हूँ तो 70s में क्या हुआ था कि वहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि हम खेती में अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बने थे। उस आत्मनिर्भरता को पाने के लिए हमने केमिकल्स का सहारा लिया जो उस टाइम की नीड ऑफ द आवर थी।
क्योंकि सबसे पहले हमें अपना पेट भरना था, अपनी जनसंख्या का पेट भरना था, अपने किसानों को समृद्ध बनाना था। लेकिन उसके बाद आगे जाके क्या हुआ कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस चेंज होती चली गई, लोगों ने इस चीज को मुनाफे का काम बना लिया। तो बेसिक नीड तो आपकी पूरी होगी, लेकिन जिस तरह की फसलें आपके यहाँ पर होने लगी उनमें केमिकल का यूज ज्यादा दिखने लगा। और इसके बाद ही 50 सालों के बाद आपको और हमें समझ में आया कि वाकई इतना केमिकल यूज करने का आज हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट है, आज हमारे शरीर के ऊपर उस बात का प्रभाव पड़ता है। तो आज मैं एग्रीकल्चर में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में सिर्फ आपको ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक अपॉर्चुनिटी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतना होने के बाद भी ये सफिशिएंट नहीं है, एक बहुत बड़ा गैप है यहाँ पर। ऑर्गेनिक फार्मिंग का टेस्ट, एक्चुअल टेस्ट अभी तक इंडिया ने चखा नहीं है, क्योंकि जब तक एग्रीकल्चर को एज ए बिजनेस नहीं लिया जाएगा, जब तक ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। दूसरी सबसे बड़ी जो हर्डल है, वो हर्डल ये है कि जिस तरीके से आज फार्मिंग होती है, उस फार्मिंग में लगातार किसानों को ऐसा लगता है कि अगर वो ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज करेंगे तो, या एग्रीकल्चर इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज करेंगे केमिकल फ्री, तो उनकी खेती कम होती चली जाएगी, उनका प्रोड्यूस कम होता चला जाएगा। और ऐसी एक ऑब्जर्वेशन भी है कि जो लोग इसकी तरफ शिफ्ट करते हैं 6 से 7% उनका डिप हो जाती है परसेंट। तो आज हमारे पास क्या ऐसे अल्टरनेट्स हैं कि हम उनकी फसल को भी, जो उनका प्रोड्यूस है, जो उनकी पैदावार है, उसको भी कम करें, उसको भी कम ना करें, वो भी बढ़ती रहे और लागत सिर्फ कम हो जाए। उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती है कि जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस जो आता है वो ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, हर आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। तो ये सारे रीजंस हैं कि ये हर्डल्स हैं, ये धीरे धीरे ये हर्डल्स खत्म होंगे जब जाकर हम उस फॉर्म में आ पाएंगे। और आज इस सब चीजों को मैं क्यों आपको बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आज हमारे पास इनका सोल्यूशन है। आज हम अपने आप को, अपनी टीम को, अपने लोगों को इन सब चीजों के साथ जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के एक छोटे से फिगर, एक ग्राफ आप देख पा रहे होंगे। तो इसके अंदर 2015 में करीब 750 करोड़ का बिजनेस एग्रीकल्चर का ऑर्गेनिक फार्मिंग में हुआ था। इसमें 3 कलर्स आपको दिखा रखे हैं। ग्रीन कलर आपको शो करता है कि अगर ये वाली प्रोफेशनल या कंप्रिहेंसिव प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट सही ढंग से की जाए तो इतना बड़ा टारगेट अचीव किया जा सकता है। और जो बी कैटेगरी में रेड कलर में आप देख पा रहे हैं, तो इसके अंदर क्या है कि जर्नल प्रमोशन रेट्स है, जो नॉर्मली होता है। थोड़ा बहुत आपने इसकी अवेयरनेस लोगों को दी, लोगों ने करना स्टार्ट किया, वहां से इतना हम काम कर सकते हैं। और जो ये कलर ब्लू देख रहे हैं, ब्लू के अंदर ये नेचुरल है। कुछ लोग तो नेचुरल खेती करते ही है ना, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। आज 2020 की स्थिति आज हमारे पास ये है कि हम करीब 4330 करोड़ का बिजनेस रिवेन्यू यहाँ से जनरेट करते हैं, और 2025 का टारगेट 25,000 करोड़ का लिया गया। दैट मीन्स आज वेस्टीज के लिए, आज आपके लिए इस ग्राफ के थ्रू मैं आपको यहाँ पे चीजें समझाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि ये कहीं ना कहीं इसमें हम कितना बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आज वेस्टीज के थ्रू। आज हमारी टीमें कहाँ जाएंगी, आज हमारे लोग कितने एम्पावर हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे, जो भी किसान आज हमारे साथ जुड़ेंगे। तो उस सबके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास एक नॉलेज का होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब तक नॉलेज नहीं है सब चीजें बेकार है। वरना एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट तो सबसे पहले भी थे और उससे पहले भी यूज हो रहे थे, लेकिन हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो आज हम इसी अपॉर्चुनिटी को अलाइव करने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं कि इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होने वाला है कि एक तो जो यहाँ से फसल आएंगी, जो क्रॉप्स आएंगी, वो सारी न्यूट्रिएंट रिच होंगी, उनका एंड प्रोडक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। आज हम सीएनटी के अंदर ये तो बताते हैं कि सप्लीमेंट की जरूरत क्या है। सप्लीमेंट की जरूरत सिर्फ इसीलिए है कि जो एंड प्रोडक्ट आता है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी बड़ी लो होती है, वीक होती है, जिसके कारण हमें अपनी बॉडी को रेगुलेट करने के लिए, चलाने के लिए हमें एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स चाहिए, क्योंकि बॉडी को तो चलने के लिए वो सारी चीजें बेसिक चाहिए। अगर वो बेसिक चीजें आपकी बॉडी को नहीं मिलेंगी, वो 46 न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी को नहीं मिलेंगे, तो आपकी बॉडी अपने आप ही एलिमेंट की तरफ, बीमारी की तरफ बढ़ती चली जाएगी। दूसरा, उसके बाद जो सॉइल है हमारे आसपास की, वो सॉइल भी एनरिच यानी नॉरिश होनी स्टार्ट हो जाएगी, और हम इसके बाद अपने एनवायरनमेंट को भी यहाँ से ठीक रख सकते हैं। ये सारे बेनिफिट हैं और इसकी इंपॉर्टेंस है। आज हम सबको इस इंपॉर्टेंस को समझना है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कितने अच्छे तरीके से ये सारी ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है और यहाँ से लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। और मैं आपको थोड़ा सा और आपकी जानकारी में दूं, हिंदुस्तान के अंदर सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसको 2016 के अंदर कंप्लीट ऑर्गेनिक स्टेट अनाउंस किया गया था। यानी यहाँ जितनी भी एग्रीकल्चर होती है वो सारी की सारी केमिकल फ्री होती है सिक्किम के अंदर। सिक्किम इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया। 2016 में प्राइम मिनिस्टर ने इसको अनाउंस किया था, इट्स द ऑर्गेनिक स्टेट, यहाँ कोई केमिकल यूज नहीं होता। तो इसी तरीके से अभी जो हमारे पास कितने सारे स्टेट्स हैं, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आज हमारे पास है। लेट्स सी दैट कि इसके फायदे सबसे पहले क्या होंगे कि तो जो वहां से एंड प्रोडक्ट मिलने वाले वो सारे हेल्दी होंगे, सॉइल इंप्रूव होगी, और आज आपके हमारे लिए जो आज हम एग्रीकल्चर से नहीं जुड़े हुए लेकिन हम एक ब्रिज का काम कर सकते हैं, हम सारे लोग एक कैटलिस्ट का काम कर सकते हैं
कि हम लोग किसानों के बीच में जाकर और कंपनी के जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके बीच में एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं, जहां से हमें क्या मिलने वाला है, एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलने वाली, जो हम लोगों को लगातार इसको शेयर कर सकते हैं, दे सकते हैं, और एक शानदार कैरियर इनडायरेक्ट बेनिफिट्स के साथ हम यहाँ पर बना सकते हैं। आज कितने सारे ऐसा यूथ है, कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको इन दो चीजों की मेजर जरूरत है। और जिस तरह के कोविड के अंदर आज हमें पेंडेमिक के अंदर हम हैं, तो कहीं ना कहीं पर आपके लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके अंदर इन्वॉल्व करें। आज इस प्रेजेंटेशन को आपको इस तरीके से देखना है कि आज आपको कितने लोगों के लिए आज आप रोजगार पैदा करने वाले हैं, या उस रोजगार का एक माध्यम आप बनने वाले हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि अब हमारे प्रोस्पेक्ट कौन कौन है, इसके लिए किस किस के पास हम जा सकते हैं। अब देखो, अब तीन तरह के लोग हैं, तीन कैटेगरीज हैं जो हमारे प्रोस्पेक्ट हैं। सबसे पहली बात तो फार्मर है। आज हमारे साथ जो लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो किसानों से सीधा जुड़े हुए हैं। आज आप वो इन्फॉर्मेशन एक्वायर कीजिए, वो नॉलेज आप लीजिए, उसके बाद किसानों के साथ उसको शेयर कीजिए, उनके साथ लग के काम कीजिए, तो आप डायरेक्टली बेनिफिट आप किसानों को दे रहे हैं। लेकिन इसके बाद हम बहुत सारे लोग शहरों के अंदर रह रहे हैं, मेजर जो इस ट्रेनिंग के अंदर लोग हैं, तो हम ज्यादा सीधा किसानों को नहीं जानते। तो हमें यहाँ पर अब क्या करना है कि जो एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स हैं, आज हमें उनको टारगेट करना है, उनके साथ रिलेशनशिप फॉर्म करनी है। तो एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स कौन होते हैं? एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स सेल्स एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो केमिकल्स, जो इस तरह के वीडीसाइड, हर्बिसाइड, इस तरह के जो एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्ट यूज होते हैं, उनकी मार्केटिंग करते हैं। बायोकेमिस्ट हो सकते हैं, एनवायरमेंटल इंजीनियर्स हो सकते हैं, फूड साइंटिस्ट हो सकते हैं, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर कितने सारे लोग काम करते हैं। वो सारे लोग आपके यहाँ प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। वो सारे लोग क्या काम करेंगे? दे एक्ट एज एन ब्रिज, क्योंकि वो किसानों के साथ डायरेक्ट टच में हैं और आप किसानों को जानते नहीं हैं, तो आप इन लोगों को भी अपना प्रोस्पेक्ट बना सकते हो। इनसे आके बात कर सकते हो कि सर, वी आर फ्रॉम द वेस्टीज, हम लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, किसान मित्र प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, और हम किसानों को अवेयर करते हैं, उनको जानकारी देते हैं कि किस तरीके से कम लागत के अंदर ज्यादा पैदावार की जा सकती है केमिकल को यूज करे बगैर। तो ये स्क्रिप्ट आपकी इतने स्ट्रांग है कि ज्यादातर लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, आपके साथ जानना चाहेंगे कि ऐसा आप क्या करते हो। जब वो आपसे पूछेंगे ऐसा आप क्या करते हो, तो अब उसके बाद आपकी बारी है कि आप क्या जानते हो इसके बारे में। तो जब तक वो नॉलेज आप एक्वायर नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं गैप रह जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद थर्ड स्टेज के ऊपर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, किसान समितियां आती हैं, एनजीओज आती हैं। ये सारी किसान समितियां गाँवों के अंदर काम करती हैं, विलेजेस में काम करती हैं, और लगातार किसानों के संपर्क में रहती हैं, उनको खेती करने के अच्छे तरीके बताती हैं। तो आप ऐसी समितियों को, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को, संस्थाओं को टारगेट कर सकते हो, उनके पास जा सकते हो, अपनी प्रेजेंटेशन उनके पास जाके दे सकते हो कि हम इस तरीके से वेस्टीज से हम लोग आए हैं और हम लोग किसान मित्र प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और ये इसके बेनिफिट्स हैं, इससे किसानों को ये फायदा होने वाला है। तो कहीं ना कहीं इससे आपकी प्रोस्पेक्टिंग स्ट्रांग होती चली जाएगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप जा पाओगे। क्योंकि जिस बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हम हैं, तो हमें तो डायरेक्टली कंपनी से ज्यादा लोगों को जोड़ना है, ये हमारा एम। और जितने ज्यादा लोगों को हम कंपनी के साथ अपने साथ जोड़ सकते हैं, उतना ही हम फाइनेंशियली फ्री भी हो सकते हैं। तो आज एक रास्ता है फाइनेंशियल फ्रीडम को लेने का, एक रास्ता, और बहुत सारे रास्तों के बारे में हम लगातार बात करते रहते हैं, तो ये भी एक रास्ता है और एक इंपॉर्टेंट वे है कि आप इसको इस तरीके से आज सुनेंगे। नेक्स्ट चलते हैं कि अब मैं बात करने वाला हूँ हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, हमारी कैटेगरीज के बारे में, वेस्टीज के अंदर क्या हमारे पास प्रोडक्ट है। आज मैं यहाँ से आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस का भी आंसर दे पाऊंगा जहां पर आप ये क्वेश्चन जाके मार्केट में फेस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, तो हमारे जो 7 प्रोडक्ट्स हैं, वो 7 प्रोडक्ट्स 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। तो जो फर्स्ट कैटेगरी आज हमारे पास है, वो किसकी है? प्लांट प्रोटेक्शन, यानी कि पौधों की सुरक्षा की। ये फर्स्ट कैटेगरी है, जिसके अंदर एक प्रोडक्ट हमारे पास है जिसका नाम है बायो फंगिसाइड, या फिर एक नए नाम के साथ है प्रोटेक्ट के नाम से। सेकंड कैटेगरी जो हमारे पास है, जो हमारी मेजर कैटेगरीज है, 95% प्रोडक्ट्स हमारे इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। उसके अंदर एग्री ह्यूमिक, एग्री ग्रेन्यूल्स, एग्री मॉस, नैनोटेक एंड गोल्ड, दीज आर द 5 प्रोडक्ट जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ये प्रोडक्ट किस तरीके से काम करते हैं, किस प्रोडक्ट को कैसे याद रखना है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हम सारे नए लोग हैं। तो मैं इसको याद करने के तरीके भी आपको समझाऊंगा कि धीरे धीरे किस तरीके से कौन से प्रोडक्ट को याद रखा जाए, किस प्रॉब्लम में कौन सा प्रोडक्ट दिया जाए। और लास्ट हमारे पास है एग्री 82, जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेटर। इसको जिस भी चीज में डाला जाता है, जिसके साथ भी इस चीज को मिलाया जाता है, ये उसके प्रोसेस को, उसके केमिकल प्रोसेस को, फिजिकल प्रोसेस को फास्ट कर देता है। तो एक एक करके इनको देखते हैं, फिर इसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी के ऊपर बात करेंगे, इंफॉर्मेशन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जब हम बेसिक चीजें देखेंगे, ये प्रोडक्ट हमारे किस किस कैटेगरी में, बहुत सारे लोगों के सवाल से बेस्ड होते हैं। लोग ज्यादातर इसी बात को सुनना चाहते हैं, सर बस ये बता दो खेत में क्या डालना है,
दैट्स ऑल, खत्म। नो, आज आप अगर सीरियसली इस काम के अंदर इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो आपको एक रिलेशनशिप उन किसानों के साथ बनाना पड़ेगा, एक इन्वॉल्वमेंट आपको उनके साथ रखना पड़ेगा। ये काम ऐसा नहीं है, जब हमने बोल दिया इसका नाम ही क्या, किसान मित्र प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हो तो लगातार उस प्रोजेक्ट से अपने आप को जोड़ लेते हो। एग्जैक्टली इसी फॉर्म के अंदर आपको भी अपने आप को उन लोगों के साथ जोड़ना पड़ेगा। ये ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि आपने एक बार उनको दिया उसके बाद खत्म, उसके बाद जब फसल आ गई उससे पूछा सर कैसा हुआ। नो सॉरी, ऐसा नहीं। आपको इसके लिए उनके साथ लगातार जुड़ना पड़ेगा, उनका डेटा भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। एक डायरी आपको बनानी पड़ेगी, जिस किसान को ये प्रोडक्ट आप दोगे, जिस स्टेज पे आप उस प्रोडक्ट को देने वाले हो वो स्टेज आप अपनी डायरी में मेंशन करोगे कि आपने किस टाइम पे दिया, उसको फसल को लगे हुए कितना वक्त हो गया, किस टाइम पे कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ यूज हुए हैं, क्योंकि इसको एज ए प्रोजेक्ट की तरह ही काम करना है। उसके बाद उनकी कॉस्टिंग कितनी आई है, और रफली जब एक किसान को एक फसल लगाने के लिए जाता है तो उसके साथ बैठ के डिस्कशन करो कि वो कौन कौन सी स्टेज के ऊपर कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल करता है, उनकी कॉस्टिंग क्या आती है, एक फसल के अंदर एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी होती है, कितना वो यूरिया लगाने वाला है, कितना वो डाई लगाने वाला है। वो लोग बचपन से और पीढ़ियों से लगातार खेती करते आ रहे हैं, उनको सब पता है। लेकिन आज ये आपकी बारी है कि आप इस इनिशिएटिव को लें, वो सारा डेटा अपनी डायरी में मेंशन करें। अगर आपने एक सीजन भी किसी एक या दो किसान के साथ लग के काम कर लिया, अगले सीजन आपको सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो वहां से रिजल्ट्स आने वाले हैं वो इतने अमेजिंग है, इतने शानदार होंगे कि आप खुद हैरान रह जाओगे ये हुआ क्या, और आगे का काम वो किसान अपने आप संभाल लेंगे। लेकिन एक सीजन तो आपको दिल से उनके साथ लगना पड़ेगा, ये पहली रिक्वायरमेंट है इस वाले प्रोजेक्ट की। तो लोग यहाँ ज्यादातर ऐसा करते हैं, उस लेवल पे सुनते भी नहीं है, उस लेवल पे समझते भी नहीं है, उनको गाइड करने वाले लोग नहीं होते। तो आज मैं पहले ही आपसे इस बात की डिमांड कर रहा हूँ कि ये इसकी रिक्वायरमेंट है, इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। आपको लोगों के साथ जुड़ना ही पड़ेगा, और इस लेवल तक जुड़ना पड़ेगा कि अगर एक क्रॉप की साइकिल 90 दिन से 120 दिन की है तो करीब 4 महीने में वो क्या क्या करने वाला है, उस फील्ड में क्या क्या चीजें लगाने वाला है, वो सारा आपके पास डेटा होना चाहिए। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके पास बनी होनी चाहिए कि एस्टिमेटेड ये इसमें इतना खर्चा करने वाला है, और मैं इसके इस खर्चे को किस तरीके से बचा सकता हूँ। अगर सीरियसली आपने 4-5 महीने इस प्रोजेक्ट को कर लिया तो वो इंफॉर्मेशन, वो वैल्यूएबल चीजें आपके पास आएंगी जो आपके काम आएंगी, और आप उसके थ्रू आप कितने लोगों को ट्रेन कर पाओगे उस किसान के थ्रू। क्योंकि एग्रीकल्चर में क्या होता है कि शुरू में किसान लोग नहीं समझते, उनका भी रीजन ठीक है, क्योंकि बेवकूफ बनाने वाले बहुत लोग आपसे पहले उनके पास जा चुके होते हैं, तो आपको भी वो इसी निगाह से देखेंगे। तो जब तक कि आप रिजल्ट नहीं दे के आओगे, तब तक आप रिजल्ट नहीं दे के आओगे, उनको विश्वास नहीं होगा। तो यहाँ पर फिर उसके बाद वही थ्योरी काम करते हैं, यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। तो आपको दिल से इंफॉर्मेशन के साथ उनको प्रोडक्ट्स को यूज कराना है। जब आप उनको एक बार ढंग से यूज करवा लोगे फिर आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। आज वेस्टीज में कितने सारे एविडेंसेस ऐसे हैं, फिर कुछ सतपाल जी हैं, उसके बाद संजय यादव जी हैं जिनका 70% बिजनेस, आज उनके 16-16 लाख के चेक है। संजय यादव जी का 70% बिजनेस, एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला था, उनका एग्री प्रोडक्ट से ही आता है। सोचो एक बार कि वो रेवाड़ी के रहने वाले हैं और 70% प्रोजेक्ट जो उनका टर्नओवर आता है वो सिर्फ एग्री प्रोडक्ट से आता है। कितने सारे लोगों को उन्होंने एनरोल किया हुआ है। तो ऐसे आज कितने सारे लोग जो एग्री स्टार के नाम से आज हमारी कंपनी में है, बड़े अच्छे अच्छे लेवल के ऊपर है, 2 लाख से 20 लाख तक का अमाउंट वो यहाँ से कम कमा रहे हैं। उसके बाद विवेक सक्सेना जी का एक मैंने वीडियो देखा था कि करीब 6-7 साल पुराना था, वो खुद एक खेत में खड़े होकर एक फार्मर को समझा रहे थे कि गेहूं की फसल के अंदर एग्री एटीट्यूड और एग्री ह्यूमिक कैसे काम करते हैं। और आज विवेक सक्सेना जी कहाँ पर है, करीब 40 से 42 लाख का उनका चेक है, और हमारे वो ब्रांड एम्बेसडर है। तो मैं कहना सिर्फ आपसे यही चाहता हूं कि लगातार आपको उनके साथ लग के किसानों के साथ काम करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा मेजर चंक लोग आपका इंतजार कर रहे हैं कि आपको एक एग्जैक्ट नॉलेज के साथ जाना है। तो नेक्स्ट हम अपनी कैटेगरी में आगे चलते हैं। जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो हमारा एग्री 82 है। तो एग्री 82 सबसे पहले तो नाम के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, इसमें 82 क्या है। एग्री तो समझ में आता है, तो 82 का मतलब आपको सिर्फ ये आंसर देना। लोग आपसे पूछने की कोशिश करेंगे कि सर हमें तो 82 आप बता दो, 82 आपने क्यों रखा। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि हमारी कंपनी ने एक फॉर्मूला तैयार किया है, 82 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे मिलकर बना है, यानी 82 तरह के सक्रिय तत्व हैं जो इसके अंदर डाले गए हैं। लोग आपसे जिनको कुछ नहीं करना वो आपसे इनकी लिस्ट मांगने की कोशिश करेंगे। कई बार मेरे पास भी ये क्वेश्चन लोग पूछते हैं, सर हमें तो ये बता दो। मैंने कहा उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, मुझे इस बात का जवाब दो। जब हमने कंपनी ने लिख के दे दिया कि ये प्रोडक्ट आपका एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, ये किसी तरह का पॉइजन नहीं है, किसी तरह का जहर नहीं है,
ना तो ये कीटनाशक है, ना ये खरपतवार नाशक है, दैट मीन्स ये कोई पेस्टिसाइड नहीं है, वीडीसाइड नहीं है, हर्बिसाइड नहीं है, फंगिसाइड नहीं है, एक नॉन आयनिक सॉल्यूशन है। क्या है? एक नॉन आयोनिक सॉल्यूशन है जो किसी भी तरह का केमिकल नहीं है, एक विष जहर नहीं है, एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल सेफ है। तो इसका सिर्फ बेसिक रोल क्या होता है कि जिस चीज के अंदर डाला जाता है उसकी एक्टिविटी को फास्ट कर देता है, उसके काम करने की ताकत को बढ़ा देता है, इसलिए इसको हमने एक्टिवेटर वाली कैटेगरी में रखा गया है। अब इसको देखते हैं इसके कैसे यूज करते हैं। तो नेक्स्ट इसमें आप यहाँ देख पा रहे हो कि खेती के अंदर अब बात करते हैं कि लागत कम की, हमने स्टार्टिंग में बात की कि हम लोग इनपुट कम कर देते हैं, तो लागत किस तरीके से कम होती है। अब किसान की लागत की बात करो कि लागत कहाँ कहाँ पर लगती है, उसका इनपुट क्या है, क्या क्या चीजें खरीद के लाता है। सबसे पहली चीज तो पानी है। आज के टाइम में पानी फ्री नहीं मिलता, और फिर जिस तरीके से हमारी एग्रीकल्चर है वो हमारी एग्रीकल्चर मानसून के ऊपर डिपेंड करती है। एक रीजन, अगर मानसून नहीं है जिस सीजन में, उसके बाद भी फसलें होती हैं, तो आज के टाइम में किसान करता क्या है, या वो ट्यूबवेल से पानी लेगा, या वो नहरों से पानी लेगा, या वो उसके बाद डीजल इंजन के थ्रू पानी को जमीन से निकालेगा। इस सब के अंदर पैसा लगता है कि अगर वो इलेक्ट्रिसिटी से का यूज कर रहा है, ट्यूबवेल है उसके पास तो उसको इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना पड़ेगा, डीजल इंजन उसके पास है तो उसको डीजल की कॉस्ट को पे करना पड़ेगा, जब जाके वो पानी को एक्सट्रैक्ट कर पाएगा, निकाल पाएगा। अब बेसिकली मैं पानी की बात आपसे क्यों कर रहा हूँ, उसका एक रीजन है। रीजन बेसिकली ये है कि पानी की एक फिजिकल प्रॉपर्टी है कि एक बूंद बनाता है, यानी सबसे जो स्टेबल शेप है वो गोल शेप होती है। जब हमें भी ठंड लगती है हम बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं, वो श्रिंक होने स्टार्ट हो जाते हैं, और सबसे जो स्टेबल श्रिंकिंग जो पोजीशन है वो क्या है, गोल है, क्योंकि उससे ज्यादा गोल आप हो नहीं सकते। और गोल होने का रीजन क्या है पानी का, कि उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और सरफेस टेंशन, ये एक साइंटिफिकली टर्म है कि जो उसके एटम्स हैं उनको स्ट्रांगली होल्ड करके रखते हैं फोर्सेस, जिसके कारण ही पानी रहता है, वरना वो गैस बन के उड़ जाए। तो यहाँ पर जो ये चीज है ये कैसे हमारे लिए हार्मफुल है, या कैसे इससे पानी का इस्तेमाल ज्यादा होता है। सिंपल सा एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। एक किसान ने खेत के अंदर कोई दवाई डाल के स्प्रे किया, जब स्प्रे किया तो वो सारा उसके लीव्स के ऊपर, पौधों के ऊपर वो स्प्रे गिरा, उस स्प्रे में से पानी की बूंदें निकली, वो बूंदें उन पत्तियों के ऊपर गिर गई। जैसे हवा चलती है तो करीब ऐसा देखा गया 30 से 40% वो दवाई, वो बूंदे उस पत्तियों से हिलकर नीचे गिर जाती हैं। दैट मीन्स कि जो दवाई आपने स्प्रे की थी वो जमीन के लिए नहीं की थी, वो सिर्फ पत्तियों के लिए, लीव्स के लिए की थी। लेकिन इस तरीके से करीब 40% से 30% से 40% दवाई आपकी वेस्ट हो गई। तो किसान ने तो सोचा कि मैंने तो इतना डोज बोला हुआ था, इतना डोज मैंने लगाया, लेकिन वहां देखा कि ज्यादातर उसका असर कम हुआ। वो फिर और केमिकल खरीद के लाता है, क्यों, फसल को तो अब बीच में छोड़ नहीं सकता ना। ये तो उसी तरीके से हो कि आदमी ऑपरेशन टेबल पे लेट गया, अब जो जो डॉक्टर कहता रहेगा आप ऐसे ही करते रहोगे। एग्जैक्टली वही वो, जब खेत में फसल आपने बो दी, एक्सपेक्टेशन आपको 4 महीने बाद की, आपको पहले ही पता है कि मुझे इससे जो पैसा आएगा वो कहाँ कहाँ पर देना है, उसका पहले ही हिसाब हो चुका है। अब आप कोई रिस्क नहीं लोगे, तो उस टाइम में जैसे जैसे आपको बताया जाएगा आप भाग भाग के करते रहोगे। तो यहाँ पर हम इस बात को बताना चाहेंगे, अगर एग्री 82 हम इसमें ऐड कर देते हैं तो जो दवाई आपने लगाई थी, जो जितनी तय मात्रा थी, उसकी फिक्स क्वांटिटी थी, उससे भी आपको 30% कम लगानी है ना। ये अपने आप में मजेदार। तो पहली जगह के ऊपर ही हमने क्या किया कि इसने वो दवाई कम लगाने की वजह से, क्योंकि रीजन है कि इसने क्या किया है, एग्री 82 ने पानी में ऐड होकर इसकी जो पानी की फिजिकल प्रॉपर्टी थी बूंद बनाने वाली, उस चीज को ब्रेक कर दिया, उसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को तोड़ दिया। अब जैसे ही वो स्प्रे से पानी बाहर निकलेगा वो तेजी से पत्ती के ऊपर फैल जाएगा। जब वो फैल जाएगा तो तेजी से उस लीफ के अंदर समा जाएगा, और जिस पर्पस के लिए वो मेडिसिन, वो केमिकल यूज किया गया है, जो कम क्वांटिटी में हमने यूज कराया, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहने वाला है। नेक्स्ट आप यहाँ पे इसमें स्लाइड्स में आप देख भी पा रहे होगे, एक नॉर्मल पत्ता लीफ है जिसको वाटर में डिप किया गया, और दूसरे में उस वाटर के अंदर एग्री 82 की 2-3 ड्रॉप डाली गई है और इस लीफ को ऐड किया गया है। तो दोनों की शाइन के अंदर आप फर्क आप देख पा रहे हो। ये चमक इतनी क्यों है, क्योंकि उस एग्री 82 की प्रेजेंस के कारण पानी पूरी लीफ के ऊपर चिपक गया, अच्छी तरीके से फैल गया। अगर अब इसके अंदर कोई दवाई होती, कोई केमिकल के किसी कीड़ों को मारने के लिए, वो तेजी से काम करने लगता और कम क्वांटिटी के अंदर ही अच्छा रिजल्ट देके जाता। तो यहाँ से हम इस बात को समझ पाए कि जहाँ जहाँ पर भी एग्री 82 का यूज होता है वहां पर उसकी एफिशिएंसी को बढ़ जाता है। और हमारी क्रॉप्स के अंदर, फसलों के अंदर जितना भी यूज होना है, सबसे ज्यादा एग्री 82 का ही यूज होना है। इसलिए सबसे ज्यादा स्ट्रेस, सबसे ज्यादा जोर मैं आपको एग्री 82 को समझाने पे दे रहा हूँ। आगे स्लाइड्स में चलते हैं कि किस तरीके से लागत में कमी लाता है। जो भी फसल आप खेत में इस्तेमाल करते हो, जो भी खाद आप इस्तेमाल करते हो, उस खाद में अगर आप एक खेत में 50 किलो खाद इस्तेमाल करते हो,
तो आपको एग्री 82 मिक्स करना है, उसके अंदर 1 किलो में सिर्फ आपको 10 ml डालना है और आपको उस खाद की मात्रा को 35 किलो कर देना है। देखिए कि 15% किस तरीके से यहाँ पे 30% एकदम से कम हो गए। दूसरे साल आप जब दोबारा से फसल लगाओगे तो आपको करीब 25 से 30 किलो के करीब आपको खाद लगानी है। तीसरे साल 20 से 25 किलो लगानी है और चौथे साल 20 किलो से भी कम खाद आपको लगानी है उसी खेत में। इस सब के बावजूद, इस्तेमाल करने के बावजूद आपकी फसल कम नहीं होगी। ये तो एक सबसे बड़ा थ्रेट था कि लोग खाद कम इसलिए नहीं कर पाते, उनको लगता है कि यहाँ से जो फसल पैदा होगी वो कम होगी और कम वो किसी को भी बर्दाश्त नहीं है। तो यहाँ पे हम उन सबको मेक श्योर करना चाहते हैं, विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ऐसा नहीं होता है। एग्री 82 के यूज होने से आपको मेजरली जो फसल मिलने वाली है पिछले साल से 10 से 15%, 20% तक वो फसल बढ़ी हुई मिलेगी। ये एक्सपेरिमेंट हम सारे लोग करवा चुके हैं। लास्ट स्लाइड्स में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से। दूसरा, अगर आप खरपतवार नाशक जिसको हम बीडीसाइड बोलते हैं, अनवांटेड जो चीजें खेत में घास फूस पैदा हो जाती है उसको किल करने के लिए आपको 15 लीटर पानी के अंदर 20 ml आपको एग्री 82 ऐड करना और वो दवाई ऐड करने जो भी वो किसान यूज करता आ रहा है। अब एक फर्क यहाँ पर आ गया, एक सवाल बार बार आपके दिमाग में आएगा जिसका आंसर मैंने दे दिया है कि हम कोई भी पेस्टिसाइड नहीं बनाते, कोई भी वीडीसाइड नहीं बनाते, कोई भी हर्बिसाइड नहीं बनाते, क्योंकि ये सारे केमिकल से बनते हैं और वेस्टेज केमिकल वाली चीजें नहीं बनाता। तो सिर्फ हम यहाँ पर इसके थ्रू ये कह सकते हैं कि हम उनके यूज को कम कर सकते हैं। तो इनिशिएट हमने क्या किया, उसके यूज को कम कर दिया कि जितना वो ज्यादा यूज कर रहे थे हमने कहा कि एग्री 82 अगर आप इसके साथ यूज करोगे तो उसकी क्वांटिटी आप कम यहाँ यूज करने वाले हो। ऐसे वो सिंचाई के लिए हम बात करते हैं कि 1 एकड़ के अंदर जो करीब 5 से 6 बीघे के बीच में होता है 160 ml एग्री 82 यूज होता है, जो 80 लीटर पानी में मिलाकर पूरे खेत के अंदर दिया जाता है। अगर एक खेत आपका 6 से 7 घंटे में भरता है या 4 घंटे में भरता है तो आपको 80 लीटर का एक लेना, ड्रम लेना है या छोटी बाल्टी लेनी है। उसके अंदर आपको एग्री 82 20 लीटर की अगर आपने बाल्टी लिया उसमें 40 ml एग्री 82 डाल दिया और वो ड्रॉप करके उस खेत में पानी में जा रहा है। अगली स्लाइड से मैं आपको इस पर दिखाना चाहूंगा कि एक हमारे इसके डिस्ट्रीब्यूटर है सुमन जी हैं हिसार से, ये वो अपने खेत के अंदर इस तरीके से यूज कराते हैं। कपास की एक सारी खेती है, ये अभी 1 हफ्ते पहले की फोटो है कि इस तरीके से उन्होंने ये वाला एक बॉक्स रखा और डब्बा लिया हुआ है, डब्बे में नीचे यहाँ सुराख कर दिया और एग्री 82 और ह्यूमिक दोनों इसके अंदर मिला दिए और वो ड्रॉप कर पानी खेत के अंदर जा रहा है। देखिए कितना अच्छा तरीका उन्होंने इस्तेमाल किया। नेक्स्ट जो अगला प्रोडक्ट है हमारा, मैं उम्मीद करता हूँ कि काफी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको एग्री 82 के बारे में मिली होगी। आप जितनी भी खेती करोगे सबके अंदर एग्री 82 यूज करना है, इसलिए आपको इसको ढंग से समझना है। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा एग्री ह्यूमिक। अब पहली बात जो वर्ड आता है ह्यूमिक का मतलब क्या है, ह्यूमिक का मतलब होता है ह्यूमस और इस प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी नीचे लिखी हुई है। एक लाइन लिखी हुई है, गिव योर क्रॉप द राइट न्यूट्रिशन एंड द प्रोटेक्शन, अपनी फसलों को बेहतरीन पोषण और सुरक्षा दीजिए। दैट मीन्स ये प्रोडक्ट के जो बेसिक काम है हमारा क्या हुआ कि फसल को पूरी तरीके से पोषण देना और सुरक्षा देना, दोनों चीजें यहाँ से पूरी होती हैं। और इसके अंदर ये ह्यूमिक सब्सटेंस हमारा 6% है, 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है ये, 100% ऑर्गेनिक। जब इस बॉक्स को देखोगे पीछे इसमें सील भी लगी हुई है, इज अ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। वेस्टीज सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही बनाते हैं, ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए हमने अपने आप को ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ जोड़ा है। नेक्स्ट स्लाइड में ह्यूमिक का फायदा क्या है, ह्यूमिक क्या होती है, हम लोगों ने 6, 7, 8, 9 में ज्योग्राफी के अंदर चैप्टर पढ़ा है कि सॉइल का, जिसके बारे में मिट्टी के बारे में हमने पढ़ा और हमने ये जाना है कि मिट्टी की जो सबसे ऊपर की लेयर होती है वो सबसे फर्टाइल लेयर होती है। क्यों, जितने जीव जंतु पेड़ पौधे हैं वो ऊपर की लेयर में ही मर के या वो खत्म होकर सड़कर उसी सॉइल के अंदर मिल जाते हैं और उनके अंदर बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो सारे के सारे मिट्टी में मिल जाते हैं। इस तरीके से जो मिट्टी की ऊपर की लेयर है वो सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है, सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। लेकिन हवा के तेज चलने से, पानी के ज्यादा बहने से ऊपर की लेयर खत्म हो सकती है, जमीन हमारी बंजर हो सकती है। अगर मिट्टी आपकी 2 फुट 3 फुट नीचे जाकर बहुत ज्यादा फर्टाइल है, वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि पौधे की जड़ कितनी होती है, 6 इंच से 8 इंच 9 इंच 10 इंच तक बस जाती है रूट, उसके नीचे जो है वो सब बेकार है। तो इसलिए ऊपर की लेयर का फर्टाइल होना, न्यूट्रिशियस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज ये ह्यूमिक उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि अपनी फसलों को सही तरीके से पोषण दीजिए।
तो इसमें 6% हमारे ह्यूमिक एसिड है। बहुत सारे लोग इस बात को पूछेंगे कि सर ह्यूमिक कितना है, इसमें 6% ह्यूमिक सब्सटेंस है जो कि जैविक तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से प्रोड्यूस किया गया, पैदा किया गया। नेक्स्ट चलते हैं इसके फायदे क्या क्या होने वाले हैं। तो इससे सबसे पहली बात, जर्मिनेशन का रेट इंप्रूव हो जाता है। नॉर्मली किसी फसल में जब हम बीज इस्तेमाल करते हैं, बीज हम खेत में डालते हैं, तो उसका जर्मिनेशन 70 से 80% ही होता है या इससे भी कम रह सकता है। लेकिन हम यहाँ पर इस बात को कहते हैं, ऐसे रिजल्ट भी देखे गए हैं कि एग्री ह्यूमिक इस्तेमाल करने से जर्मिनेशन 98% तक हुआ है। यानी अमेजिंग अपने आप में कि जो बीज जितने डाले गए 98% तक जर्मिनेशन हुआ है। बहुत बड़ी बात होती है कि आपने बीज तो एक ही बार आपको लगाने का मौका मिलेगा ना, 1 महीने के बाद जब आपने देखा पौधा बाहर आ गया तो दोबारा बीज आप नहीं बो सकते। तो इसलिए पहला शॉट ही परफेक्ट शॉट होना चाहिए, एक बार में सबसे अच्छा काम होना चाहिए। नेक्स्ट ये क्या काम करता है, पोषक तत्वों को लगातार बढ़ाता है, उन्हीं की तो जरूरत है जमीन के अंदर भी और पौधे के अंदर भी। और दोबारा पानी के उपयोग को कम करता है। देखो पहले एग्री 82 के साथ भी हमने वही किया था, यहाँ भी उसकी प्रॉपर्टीज वही आ रही हैं कि पानी के उपयोग को कम, क्योंकि लगातार बहुत सारे एरिया, राजस्थान की मैं बात करता हूँ, हरियाणा का, अगर मैं वेस्टर्न पोर्शन की बात करता हूँ, गुजरात की बात करता हूँ, वहाँ पानी इतनी क्वांटिटी में नहीं है। कल ही मेरी किसी साहब से, किसान से बात हो रही थी, उनके यहाँ पे 400-400 फुट के ऊपर पानी है, 400 फुट नीचे जमीन के पानी है। उस पानी को बाहर निकालने में कितनी एनर्जी और टाइम लगता है और पैसा लगता है। तो वहां पे डिप इरिगेशन का यूज करते हैं, वो बूंद बूंद करके, जहां सिर्फ पौधे की जड़ है सिर्फ उसी को पानी देते हैं, या फिर स्प्रिंकलर सिस्टम से पानी देते हैं, जिस तरह की वो टेक्निक यूज करते हैं, इजरायली टेक्निक सारी होती हैं। तो रिजल्ट, क्योंकि पानी लिमिटेड है, रिसोर्स लिमिटेड है, तो उसका यूज भी लिमिटेड ही होगा। तो आज ऐसी जगहों के ऊपर हमारे प्रोडक्ट वंडरफुल रिजल्ट्स के साथ आते हैं, बड़े शानदार रिजल्ट्स हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, ये फसलों को तेजी से पकाएगा, फसल के उत्पादन को बढ़ाएगा, और अंत में जो भी लास्ट के अंदर जो एंड प्रोडक्ट आने वाला है आपके हाथ में, उसके अंदर न्यूट्रिशन जमकर होगा, शानदार उसका न्यूट्रिशनल कंटेंट होगा, तो जिससे आपको एक अच्छा प्राइस मिलेगा। यानी किसान को एक फायदा क्या होने वाला है, जो एंड प्रोडक्ट उसका अच्छा होगा तो उसको रेट अच्छा मिलने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब यहाँ पे कुछ फील्ड ट्रायल्स हैं। आज कंपनी ने इसके लिए फील्ड ट्रायल्स भी कराए हैं। इनको इस तरीके से देखा गया क्योंकि बहुत सारे लोग आपके पास इस कैटेगरी के अंदर आएंगे कि जो एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स है, उनके साथ डील आप कैसे करोगे, क्योंकि वो तो साइंटिस्ट है, अब उसको आप कैसे समझाओगे, आप तो सिर्फ उसको रिजल्ट दिखा सकते हो, सर वी आर द एंड यूजर, एंड यूजर को ये रिजल्ट मिल रहे हैं। तो आज यहाँ पे चने की फसल है, ये उसके ये पौधे हैं छोटे छोटे, यहाँ देखो ये जो पहला कंट्रोल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नॉर्मल पानी के साथ ग्रो किया गया है। दूसरे के अंदर हमने यहाँ पर इसमें 2% यानी 2 ml एग्री ह्यूमिक इसमें ऐड किया है, तीसरे में 4 ml और चौथे के अंदर 6 ml। तो यहाँ ये भी देखा गया अगर ह्यूमिक बहुत ज्यादा होगा तो भी वो बेकार है, ज्यादा अच्छी फसल नहीं देगा। तो यहाँ एग्जैक्ट अमाउंट कितना आ गया, 3 से 4 ml के बीच में 1 लीटर के अंदर आपको यूज करना है। तो ये 8 दिन का रिजल्ट है। अब एक फर्क और समझ लो कि जब आप किसानों के साथ काम करोगे तो उनको आप 8 दिन में, 10 दिन में रिजल्ट दे सकते हो, पूरे साल इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको ट्रेनिंग से समझ में आएगा। 8 से 10 दिन में भी उनको रिजल्ट दिखा सकते हो, 72 घंटे में, 72 आवर्स में भी आप उनको रिजल्ट दिखा सकते हो। आज वो तरीके मैं आपको बताऊंगा कि 72 घंटों में कैसे अपने प्रोडक्ट के रिजल्ट दिखाए जाते हैं। लेट्स सी दैट। नेक्स्ट, ये वाले खीरे के बीज हैं, किस तरीके से इनका ग्रोथ हो रहा है पानी में, दोनों में देखो ये पिक्चर से अपने आप क्लियर हो रहा है किसकी ग्रोथ ज्यादा हो रही है। क्योंकि हम जर्मिनेशन की बात कर रहे हैं ना, ये वाले चने की हम बात करें, रूट साइज, क्योंकि स्टार्टिंग में सबसे पहले रूट आनी है। अगर किसी की जड़ स्ट्रांग हो जाए, अगर फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए, तो आने वाली बिल्डिंग, आने वाला पौधा, पेड़ अपने आप में स्ट्रांग होगा, क्योंकि सबसे पहले रूट ही डेवलप होती है। तो आज ये जर्मिनेशन की जब हमने बात की थी तो वहां यही तो हो रहा है। देखिए किस तरीके से रूट डेवलप होती आ रही है। 3 ml 1 लीटर में यूज किया, 30% का रिजल्ट हमें यहाँ मिला है। अगर रूट जितनी बड़ी होगी, जितने ज्यादा हेयर्स होंगे, जिसको बोलते हैं रूट्स के अंदर, रूट 3 तरह के रूट्स होते हैं, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट। तो जितने ज्यादा रूट्स के अंदर बाल होंगे, फाइब्रस रूट्स, उसके बाद टिप रूट्स, तो ये जितनी ज्यादा हेल्दी रूट्स होंगे उतना ही ज्यादा आपका पौधा, आपकी फसल जमीन से पोषक तत्व खींचने वाला है और यूज करने वाला है अपनी ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट ये वाला, और देखो खीरे के बीजों में देखो कितनी लंबी, 130% तक ग्रोथ यहाँ देखी गई है। ये सारे लैब में कंट्रोल कंडीशंस के अंदर है, जो आप भी एक्सपेरिमेंट ही अपने आप करके रिजल्ट देख सकते हैं। देखो ये चावल के, आजकल चावल का टाइम चल रहा है, हर तरफ चावल की रुपाई चल रही है। तो हमारे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट्स को शुरू से यूज करना शुरू किया है और आज उनके रिजल्ट्स कितने शानदार है।
यहाँ देखो कि किस तरीके से नॉर्मल कंडीशन में चावल उगाया गया है, कि किस तरीके से व्हाइट हेयर्स आ रहे हैं, और जब हमने ह्यूमिक यहाँ यूज किया तो कितने ज्यादा व्हाइट हेयर्स डेवलप हो गए। किसान यही तो चाहता है जड़ें बिल्कुल भरी हुई हों। जब जड़ें भरी हुई होंगी तो क्या फर्क पड़ेगा कि एक तो वो पौधा बड़ी तेजी से, बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से, मजबूत तरीके से जमीन से अपने आप को जकड़े रखेगा। हवा चलेगी, पानी का तेज बहाव आएगा, फसलें नहीं गिरेंगी। ऐसा हमने यहाँ पे अपने रिजल्ट्स में देखा है कि पीछे आप लोगों ने देखा था रेवाड़ी की तरफ, हिसार की तरफ बहुत तेज हवा चली थी, वो सारे हेल स्टॉर्म आए थे और वहाँ ओले गिरे थे। तो जिन्होंने एग्री ह्यूमिक इस्तेमाल किया था उनकी फसलों को कम नुकसान, बहुत ज्यादा लॉस हुआ था, बहुत कम लॉस हुआ था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जितने हेयर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उतना ही ज्यादा फसल आपकी अच्छी होने वाली है। नेक्स्ट ये मूली के साथ है रेडिश साइज, और आप देख पा रहे हो। नेक्स्ट ये टमाटर के साथ है। तो मैं आपको ये पिक्चर दिखा सकता हूँ। फील्ड ट्रायल हो चुके हैं, विश्वास आपको करना है। कंपनी ने विश्वास करके लोगों को एविडेंस दे दिए हैं। 16% तक ग्रोथ हमारी ज्यादा ही है। नेक्स्ट ये चिली के साथ है, मिर्चे देखो ये कंट्रोल में, और इसी मिर्च के अंदर जब एग्री ह्यूमिक और हमारे प्रोडक्ट यूज किए गए क्या साइज बन गए, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी। नेक्स्ट उसके बाद जैसे मैंने बोला कि जर्मिनेशन का रेट, दोनों में सेम क्वांटिटी का राइस डाला गया था इस नर्सरी को लगाने के लिए, लेकिन यहाँ देखो कितना जर्मिनेशन हुआ है और यहाँ देखो जर्मिनेशन। तो ये जर्मिनेशन तो हो गया ना, आपको दोबारा मौका नहीं मिला जर्मिनेशन का। आप यहाँ चाहो कि जहां जहां पर जर्मिनेशन नहीं हो यहाँ पे चावल मैं और डाल दूं फिर से हो जाए, ऐसा नहीं होता। एक ही शॉट में बिल्कुल सही शॉट लगना चाहिए, वो ये है। तो आज ये सारे एविडेंसेस आज हमारे पास हैं। बहुत सारे लोग आज वेस्टीज से जुड़े हुए जो किसानों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बड़ी अच्छी फसलें ले रहे हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी पानी की। देखो वाटर सॉइल रिटेंशन की, पानी ये कितना होल्ड कर सकती है। ये नॉर्मल मिट्टी है जिसके अंदर 1 लीटर पानी डाला गया, 1 लीटर में से करीब 35 ml 35% इसने पानी को रोका है, बाकी 65% ड्रेन आउट हो गया, पानी बाहर आ गया। नेक्स्ट अगर इसमें ह्यूमिक एसिड हमने ह्यूमिक ऐड कर दिया तो करीब 40% तक यानी 40 ml वाटर यहाँ सॉइल में होल्ड हो गया। तो इसका मतलब अगर मिट्टी में नमी बनी रहेगी तो आपको पानी कम देना पड़ेगा। एग्री 82 भी वही काम कर रहा था कि वो तेजी से उस पानी को जमीन के नीचे लेके जा रहा था। एग्री ह्यूमिक ने भी वही रोल किया कि मिट्टी के अंदर ज्यादा नमी बनी रहेगी तो बार बार पानी देने की समस्या आपकी कम हो जाएगी। ऐसा देखा गया है कि गेहूं की फसल में लगभग 5 बार पानी दिया जाता है, अगर हमारे प्रोडक्ट यूज किए गए तो वहां कम से कम 3 बार पानी देना पड़ा, सिर्फ 2 बार का पानी सिंपल बच गया। और कितना यूरिया डाई और केमिकल बचा है वो एक अलग है। तो ये कैलकुलेशन तो आपको अपने तरीके से निकालनी है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये रूट्स में आपको दिखाना चाह रहा था, ये लाइव एग्जांपल हमारे किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने भेजी है। ये गेहूं की फसल है, देखो यहाँ पर कैसी जड़ें हैं, और एग्री ह्यूमिक एग्री 82 यूज करने के बाद देखो ये जड़ें, साक्षात आपके सामने रिजल्ट है। तो ये रिजल्ट आपको अपनी टीम के लिए अपने आप बनाने हैं कि जब आप उनके साथ मिलकर काम करोगे तो आपको ऐसे रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो अब इसका यूजेस किस तरीके से कि अगर आप सीड ट्रीटमेंट में, यानी कि सबसे पहला जो एग्री ह्यूमिक का यूज आता है वो आता है सीड ट्रीटमेंट में, यानी कि जो बीज हम बोने जा रहे हैं उस बीज को बोना है। तो उसके अंदर 5 से 10 ml 1 किलो बीजों के अंदर आपको एग्री ह्यूमिक यूज करना है और उनको छाया में सुखा देना है। अब इसमें और कौन सा प्रोडक्ट यूज होगा वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। रूट टिपिंग के अंदर 2 से 4 ml 1 लीटर के अंदर। फॉइलर स्प्रे के थ्रू अगर आप पूरी खेती के ऊपर छिड़काव करते हो तो वहां पे आपको 2 से 4 ml 1 लीटर में यूज करना है। और सॉइल ट्रीटमेंट अगर आपको लगता है कि जमीन आपकी कमजोर है, और नॉर्मली मैं तो सबको ये एडवाइस करता हूँ कि जब भी आप शुरू से अगर हमारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो सबसे पहले सॉइल प्रिपरेशन होते है, खेत को तैयार करना होता है। उस टाइम के अंदर आप अपने खेत में एग्री ग्रेन्यूल के नाम से हमारा एक प्रोडक्ट है, अभी यूज हुआ है, अभी लॉन्च हुआ था तो लोग यूज कर रहे हैं उसे। तो वो 5 किलो के करीब आता है 1 एकड़ के लिए। आप पूरे खेत में उसको सबसे पहले फैलवा दो, या वो नहीं है तो 500 से 600 ml एग्री ह्यूमिक 100 किलो गोबर की खाद में मिक्स करके पूरे खेत में फैलवा दो। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो सॉइल है ना, सॉइल में न्यूट्रिशन ज्यादा होंगे वही तो आपके प्लांट के अंदर, क्रॉप के अंदर आने वाले हैं। लोग इस चीज को भूल जाते हैं और वो लगातार हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स खेत को लगातार देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब फसल ग्रो होती है तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स को खींच लेती है। आपको मैं ये भी जानकारी देना चाहूंगी, जिस तरीके से हमारे शरीर को 46 न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरीके से पौधों को भी, प्लांट्स को भी 17 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। 17 तरह की पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें से 14 तरह के 14 टाइप्स के तो वो जमीन से लेता है और 3 जो रह जाते हैं वो पानी से और हवा से लेता है।
तो इन सब का हमें ध्यान रखना है कि हमारी सॉइल के अंदर किस तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं, किस चीज की कमी है। आप इसके लिए सॉइल टेस्टिंग भी करा सकते हो। गवर्नमेंट की बहुत सारी लैब्स हैं जहां पर जाके अपनी सॉइल को देख एक बार चेक करवा सकते हो कि इसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स ज्यादा हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स कम हैं, ज्यादा है, उस हिसाब से। नेक्स्ट, इसको किस तरह की फसलों में यूज करना, यहाँ पर रिकमेंडेड क्रॉप्स हैं, सारी सीरियल सी क्रॉप हैं, चावल, गेहूं, बाजरा, सब जितनी भी दालें हैं, जितने भी ऑयल सीड है, तिलहन दलहन, सब जगह, फाइबर, जूट, कॉटन, वेजिटेबल सभी तरह की हैं, सारे तरह के बाग, आम के बाग, अमरूद के बाग, केले के प्लांटेशन, सुपारी का, कोई भी XYZ जो भी चीज जमीन पर उगती है वो सभी जगह पर हमारे ये प्रोडक्ट यूज होते हैं। जितने भी स्पाइसेस हैं, तो साउथ की तरफ, केरला की तरफ चले जाओ, कितने सारे स्पाइसेस होते हैं। तो हर जगह पर अपॉर्चुनिटी आपके पास है और वो जबरदस्त। उसके बाद एग्रीकल्चर के अलावा ये हमारे प्रोडक्ट, ये वाले फ्लोरिकल्चर में, जिसको हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, बागवानी, वहां भी ये प्रोडक्ट यूज होते हैं। एग्रीकल्चर के अलावा हॉर्टिकल्चर, जहाँ पर फूल उगाए जाते हैं, डेकोरेटिव प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट उगाए जाते हैं, वहां भी ये सारे यूज होते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद जो अगला प्रोडक्ट आता है, अब ये वाली जो कैटेगरी मैंने सबसे पहले बताई थी, ये वाली प्रोटेक्शन कैटेगरी है, यानी सुरक्षा वाली कैटेगरी। तो इसके अंदर एक प्रोडक्ट हमारे पास है, बायोफंगीसाइड, जो एक नए रूप में है, जिसका नाम है प्रोटेक्ट के नाम से। जिनके पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है वहां पे फंगीसाइड है, और ये इंप्रूव होकर नए नाम के साथ आया है, जिसका नाम क्या है, वेस्टीज प्रोटेक्ट। तो ये है क्या, ये भी एक तरह का फंगस है, लेकिन जैसे बोलते हैं बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया, इन द सेम वे ये हमारे पास गुड फंगस है। इसको खेत में, फार्म्स में, किसी बीमारी में आने से पहले और आने के बाद यूज किया जाता है। तो मैं तो सबको एडवाइस ये करता हूँ, जब भी आप सॉइल प्रिपरेशन कर रहे हो, खेत को तैयार कर रहे हो, तो एग्री ह्यूमिक के साथ आप ये ऐड कर दो, यानी 500 ग्राम 1 एकड़ के अंदर, यानी 5-6 बीघे के अंदर एक बार प्रोटेक्ट यूज करा दो। क्यों? क्योंकि सॉइल तो आपकी पहली बारी तैयार हो रही है ना, तो उसके अंदर अगर कोई बीमारी आने भी वाली है वो तो पहले ही खत्म हो जाएगी, वरना तो उसका ट्रीटमेंट बाद में करना पड़ेगा। जैसे कि अभी एक समस्या आई थी, मैं अभी हापुड़ में बात कर रहा था, मेरा छोटा भाई है जो वहाँ पे फार्मिंग करता है, तो उन्होंने चावल लगा रखा है। तो चावल में अब क्या उनके एरिया के अंदर प्रॉब्लम आई है कि उसमें से जितना भी चावल के जो पौधे लगाए हैं, कुछ पौधे एब्रप्टली अचानक बड़ी तेजी से ग्रो करने लगते हैं आसपास के पौधों के अलावा, और उनकी जड़ें एकदम पीली पड़ जाती हैं, सूख जाती हैं। तो मैंने ये चीज जब अपने भाई को मैंने बताया, जब उसने यहाँ पर अपने खेत में ये सारी चीजें लगाई, तो मैंने उसको वहाँ प्रोटेक्ट यूज कराया था, तो उसने बोला कि उसके खेत में सिर्फ 5% या 3% ही ऐसे धान के पौधे हैं जो ऐसे बढ़े हैं, और इसके कंपैरेटिवली जो बाकी किसान हैं जिन्होंने नॉर्मल चीजें यूज करी थी, उनके यहाँ पर करीब 60% तक वो चावल के पौधे एकदम से बढ़ गए हैं, एकदम ग्रोथ हो गई है ज्यादा, और उनकी जड़ें सूखती जा रही हैं। अब इस टाइम में आज सुबह कई सारी बातें डिस्कशन है, तो वो लोग मार्केट से दवाई लेके आ रहे हैं। अब इस टाइम जब फसल खड़ी हुई है, तो जो भी रेट के ऊपर वो दवाई मिलेगी आप उसी रेट पे यूज करोगे। तो उसका एक वर्डिंग था कि इस टाइम तो दवाई बेचने वालों की चांदी हो गई है, मुंह मांगे रेट के ऊपर दवाई बेच रहे हैं, और वो खुश है कि उसके पास सिर्फ 3% उस वाली बीमारी का असर इसकी फसल पे पड़ा, और वो वाली बीमारी भी फंगस के कारण होती है। आज वेस्टीज ने फंगीसाइड क्यों रखा है? क्योंकि ज्यादातर जो बीमारियां होती हैं उनका एक मेजर कारण फंगस होता है। जैसे यहाँ पे कुछ बीमारियां लिखी हुई हैं, लीफ ब्लास्ट, स्टेम ब्लास्ट, लीफ माइनर, येलो शीट ब्लाइट, लेट ब्लाइट, ये सारी बीमारियां किसकी हैं? फंगस के कारण है। तो हम जब पहले से पहले ही वो यूज करा, और मैंने अपने भाई को भी एडवाइस किया कि तेजी से इस टाइम के ऊपर एग्री गोल्ड और एग्री ये वाला फंगीसाइड दोनों का स्प्रे करा दे, और वो भी कल परसों में स्प्रे कराने वाला है। और वो बड़ा सेटिस्फाई है इस बात से, क्योंकि मेरा जो कन्विक्शन है वो यही है ना, कि जो आज मैं बात कह रहा हूँ, किसी और को एडवाइस दे रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकली मैं भी यूज करवा रहा हूँ, मेरी टीम में लोग इसको काम कर रहे हैं, तो उससे मुझे प्रैक्टिकल रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, जिससे मेरे को अपने वर्ड्स को एक पावर मिल जाती है, कन्विक्शन हो जाती है। तो ये कन्विक्शन आपको भी पैदा करनी है। जब आप अपनी टीम के अंदर उन लोगों के साथ लग के काम करोगे तो आपको विश्वास आता चला जाएगा। तो इसको यूज कैसे करना है कि अगर सीड ट्रीटमेंट, जैसे हमने बताया कि जब बीज बोने होते हैं तो फिर वही बात आती है, फाउंडेशन स्टेज है वो। तो फाउंडेशन स्टेज के ऊपर आपने 10 ml आपने क्या लिया था? एग्री ह्यूमिक लिया था, और 5 से 10 ग्राम आप लोगे ये वाला बायोफंगीसाइड या प्रोटेक्ट, और इसमें सीड ट्रीटमेंट करोगे उन बीजों का, 1 किलो बीजों का। अगर आप बीज के बाद आप लगा रहे हो 10 किलो, तो 10 किलो के हिसाब से रेशो लगा लो कि ये कितने, 100 ग्राम ये हो गया, और 100 ml आपका एग्री ह्यूमिक हो गया। अगर आपने वो ट्रीटमेंट कर दिया और उसके बाद बीजों को इसमें डिप करके या इसके ऊपर छिड़क दो,
किस तरह एक कोटिंग बन जाएगी उन बीजों के ऊपर, तो उन बीजों में जो बीमारियां लगने वाली हैं वो पहले से पहले खत्म हो जाएंगी। फिर उनको छाया में सुखाना है और सेम डे खेतों में लगाना है, सेम डे, क्योंकि ये भी एक फंगस है। अगर ज्यादा टाइम तक उन बीजों को आपने छोड़ दिया तो उन्हीं बीजों में फंगस लग जाएगा। और इसको जब ज्यादातर यूज करते हैं सुबह या शाम को यूज करते हैं, स्प्रे जब हम इसका कराते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके खेत के अंदर फंगस से रिलेटेड कोई बीमारी है, रूट टिपिंग से पानी देते हो, तो 15 से लेके 10 से 15 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर आप स्प्रे करवा सकते हो। उसी हिसाब से क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो। अगर आपको लगता है जिस खेत में आप तैयार कर रहे हो वहां पर कोई कमी है, तो 2 किलो 1 एकड़ के अंदर यूज होता है। 100 किलो गोबर की खाद में मिक्स करो, एग्री ह्यूमिक यूज करो या एग्री ग्रेन्यूल यूज करो, एग्री गोल्ड यूज करो, अभी आने वाला प्रोडक्ट है वो। तो ये कॉम्बिनेशन है जिस कॉम्बिनेशन को हमें समझना है। तो अभी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, स्टैंड अलोन से भी प्रोडक्ट को समझ रहे हैं। नेक्स्ट इसकी रिकमेंडेशन वही है, 15 से 20 ग्राम आपको पानी में डालनी है वेजिटेबल्स के लिए, सभी के लिए ऐसे ही है। और यहाँ लिखा हुआ है स्पेशली जो स्प्रे करोगे वो अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह करोगे या शाम को करोगे। धूप में इसको यूज नहीं करते, क्योंकि धूप के अंदर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये ग्रो बड़ी तेजी से करता है, तो इसको पहले पौधों में एब्जॉर्ब होने दो, वो सुबह या शाम को हो जाता है। नेक्स्ट अगला प्रोडक्ट आता है एग्रीमॉस। तो इसको याद करने का तरीका भी देखो साथ साथ आ रहा है। फंगिसाइड एक अपने आप में अलग है, ह्यूमिक आपको समझ में आ गया, एग्री 82 एक अलग चीज है। अब मॉस की बात करते हैं, मॉस कहाँ यूज होगा। सिंपल से एक बात याद रखो कि फल फूल, 2 वर्ड याद रखो, फल फूल। अगर फ्लावर्स का और फ्रूट का बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस है, फूल ज्यादा आता है तो वो जाकर झड़ जाता है, या जितना फूल आया था उतना फल नहीं आया। तो फल और फूल का बैलेंस नहीं है, वहां पे आपको मॉस यूज कराना है। और मॉस कब यूज कराना है, फूल आने से 20 दिन पहले, फूल आने के 20 दिन बाद, दैट्स ऑल। 2 बार यूज होगा प्रोडक्ट, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फूल आने से 20 दिन पहले, फूल आने के 20 दिन बाद आप मॉस यूज करोगे। और मॉस के अंदर ऐसा क्या है, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव स्टेज पे काम करता है। पौधे की 2 स्टेज होते हैं, एक होते हैं वेजिटेटिव स्टेज, एक होते हैं रिप्रोडक्टिव स्टेज। जब रिप्रोडक्टिव स्टेज कौन सी होती है, जब फूल से फल बनता है, वो स्टेज होते हैं मैन्यूर। तो उस टाइम के ऊपर एक अलग तरह के हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक अलग तरह के पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस स्टेज के ऊपर हम इसको यूज कराते हैं, जहां से हमें शानदार रिजल्ट मिलते हैं। ये बड़ी तेजी से उनका उस पौधों का विकास उस टाइम के ऊपर करता है। तो ये उर्वरक कार्य जो जिस तरीके से पौधा उनको पोषक तत्वों को जमीन से ले रहा है, वो बड़ी तेजी से लेने लगता है मॉस के यूज होने से। इसका इस्तेमाल फूल आने से 20 दिन पहले या 20 दिन बाद करना चाहिए। फूलों को गिरने से रोकेगा, जो आपका जर्मिनेशन वीक हुआ है ये उसको भी कंट्रोल कर देगा। ये सभी तरह की फसलों, चाहे सोयाबीन हो, गेहूं हो, कपास, धान, सब्जियां, सब में यूज होगा। तो ये पौधों की पत्तियों में बड़ी तेजी से समा जाता है, क्योंकि इसका स्प्रे कराएंगे हम, और ये उसके विकास में, डेवलपमेंट में और रिप्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट आपको देगा और दोनों के बैलेंस को बनाए रखेगा। इसको भी उसी तरीके से आपको स्प्रे कराने की 20 ml आपको 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कराना है। साथ में ऐड करना है एग्री ह्यूमिक और एग्री 82, वो लगातार यूज होंगे, क्योंकि ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। 3-4 प्रोडक्ट हम मिला के यहाँ लगा सकते हैं। और ये फूल आने के 20 दिन पहले और फूल आने के 20 दिन बाद हम यूज करते हैं। तो ये किसान को पता होता है, आपको दिमाग में लगाने की जरूरत नहीं, उसको पता है किस टाइम के ऊपर फूल बनता है। अगला प्रोडक्ट है हमारा नैनोटेक। नैनोटेक एक फर्टिलाइजर है, तो नाम ही इसका बिल्कुल साइंटिफिक है, नैनोटेक, नैनो टेक्नोलॉजी। दैट मीन्स हमने अपने प्रोडक्ट्स को बड़ा इनोवेटिव बनाया है वेस्टीज ने, हमें इस बात का फक्र है। तो नैनो टेक्नोलॉजी यहाँ यूज की गई है। तो इसके अंदर क्या किया गया है कि नैनो का मतलब क्या होता है, नैनो का मतलब होता है साइंटिफिक लैंग्वेज में 10⁻⁹ मतलब 0.000001, यानी 8 जीरो के बाद 1 आएगा, यानी इतना छोटा मॉलिक्यूल इसका होता है। इसका फायदा क्या होगा, अगर इतना छोटा मॉलिक्यूल इसका है तो ये बड़ी तेजी से पौधे के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जिन पोषक तत्वों की, न्यूट्रिएंट्स की पौधे को रिक्वायरमेंट है वो तेजी से मिल जाएंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसके बारे में कि ये नैनो टेक्नोलॉजी पे बना फर्टिलाइजर है। वो लोग पूछते हैं हमारे पास फर्टिलाइजर कौन सा है, दैट इज नैनोटेक। अब इसमें एक खास बात है, एक वर्ड लिखा हुआ है चिलेटेड। अब चिलेटेड वर्ड क्या है, पूरी चिलेटेड वर्ड किस तरीके से काम करता है, तो मतलब चिलेटेड वर्ड का मतलब क्या है कि जिस फॉर्म में पौधे को पोषक तत्वों की जरूरत है उसी फॉर्म में वो पोषक तत्व मिलने चाहिए, उसके अलावा नहीं। आपको आलू भी अच्छे लगते हैं, टमाटर भी अच्छे लगते हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं, या दोनों अच्छे नहीं लगते, या आलू आप नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, लेकिन जब उनका कॉम्बिनेशन बन जाता है तो वो बन गई आलू टमाटर की सब्जी, एक वेजिटेबल, एक बन गई सब्जी, उसका टेस्ट अलग है। तो आज हम अपने पौधों को स्टैंड अलोन चीजें देने के, उसको अगर नाइट्रोजन की जरूरत अलग है, ऑक्सीजन की जरूरत अलग है,
लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड की उसे जरूरत नहीं है। तो नॉर्मली केमिकल्स क्या करते हैं, फर्टिलाइजर क्या करते हैं कि जब हम उसको डालते हैं पौधे के अंदर तो वो पौधे में एब्जॉर्ब होने से पहले केमिकल रिएक्शन करके कुछ और कंपाउंड बन जाता है जिसकी पौधे को जरूरत नहीं होती, इसलिए वो फर्टिलाइजर कम काम कर पाते हैं। तो यहाँ इसके चिलेटेड फॉर्म में होने की वजह से एग्जैक्टली जो हमारे पौधे को जरूरत है वही जरूरत उस पौधे तक पहुंच पाती है। और ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को बढ़ा देता है। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। हमने साइंस में पढ़ा था, सब इस क्वेश्चन को करके ही पास हुए होंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ये मिट्टी के पीएच लेवल को बना के रखता है कि एसिडिक और बेसिक दोनों के बीच में जो रहता है। देखो यहाँ पे देख पा रहे हो कि उर्वरक सोखने की क्षमता को बढ़ा देगा, तो इससे आपका फर्टिलाइजर जो आपने लगाए हैं वो वेस्ट नहीं जाएगा। अब फर्टिलाइजर को आप स्प्रे के थ्रू भी आप दे सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे लीफी वेजिटेबल्स है, जहाँ पे एंड प्रोडक्ट हमारा लीव्स है, वहाँ बड़े अच्छे इसके रिजल्ट है। चाय के बागान, पूरी प्लांटेशन नीचे जमीन में नहीं जाएगा, ये ऊपर लीव्स में जाएगा। पान के पत्ते, वो भी एंड प्रोडक्ट वही है। इसके बाद सुपारी, जहाँ जहाँ लीफ है, तेज पत्ता, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पर एंड प्रोडक्ट हमारा लीफ है, वहाँ इसके बड़े अच्छे रिजल्ट है। और हर क्रॉप में ये यूज हो सकता है। सेम इसका यूज वेजिटेबल में हम इसका यूज कर रहे हैं तो 15 से लेकर 20 ग्राम आप 15 लीटर पानी में आप डाल के इसको यूज करोगे। सेम विद फ्रूट्स, यहाँ पे 10 से लेकर 15 ग्राम आप 15 लीटर पानी में स्प्रे करोगे। साथ में एग्री ह्यूमिक डालोगे और एग्री 82 साथ में डालना है, ये याद रखना हमेशा। ऐसी ग्रेन की फसलों में अगर आपको डालना अनाज जो होता है, वहां 30 ग्राम से 40 ग्राम आपको 15 लीटर पानी में डाल के स्प्रे करना है। और अगर पूरे खेत में आपको फैलाना है, लग रहा है कि फर्टिलिटी कम है, तो 1 से 2 किलो नैनोटेक 100 किलो गोबर की खाद में मिक्स करो, साथ में डालो बायोफंगीसाइड, साथ में डालो एग्री ग्रेन्यूल्स और पूरे खेत में लगवा दो। और इसको भी जब हमारा जब फल आने लगता है उस टाइम के ऊपर इसका बेजली एक स्प्रे हम करवा देते हैं। फिर अगला प्रोडक्ट है गोल्ड। इसको याद करने का तरीका सामने लिखा हुआ है। गोल्ड मतलब जब एंड प्रोडक्ट है हमारा, वो उसकी शक्ल से कि जो सेब रखे हुए हैं सब वो एक जैसी शेप के हैं या नहीं है, एक जैसा कलर उनका है या नहीं है। तो जहां पर हमें इस तरह की क्वालिटीज की कैरेक्टरिस्टिक की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे हम गोल्ड प्रोडक्ट को यूज करते हैं। तो गोल्ड करता क्या, ये भी एक तरह का ग्रोथ प्रमोटर है। ये बिल्कुल फसल को लंबे टाइम तक पोषण देगा, लंबे टाइम तक। जहां पर इस तरह की फसलें, बस शिमला के अंदर सेब होता है, उसको महाराष्ट्र पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, या उसको छत्तीसगढ़ पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, दिल्ली में पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। तो अगर वहाँ इन प्रोडक्ट्स के अंदर ये चीजें यूज की गई हैं तो न्यूट्रिशन को लंबे टाइम तक, जिन फसलों की शेल्फ लाइफ ज्यादा है तो उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा देगा और ज्यादा पैदावार आपको मिलेगी। एंड प्रोडक्ट्स बड़े अच्छे मिलने वाले हैं। ये फलों के शेप और साइज को सुंदर और चमकदार बनाएगा, फूलों को गिरने से रोका। पहला स्प्रे हम इसका कब करते हैं, हमने खेत में कोई भी फसल लगा दी, जैसे 3-4 पत्तियां निकल आई, 6 से 8 इंच की फसल हमारी हो गई, सीधा सा एग्री ह्यूमिक, एग्री गोल्ड, एग्री 82 तीनों का स्प्रे एक बार करा दो। ये पहली बार। दूसरा स्प्रे उसका 15 से 20 दिन के बाद करा दो। तीसरा स्प्रे जो हम इसका कराते हैं फल आने के बाद कराते हैं, उसमें हम इसमें नैनोटेक भी ऐड करा देते हैं। ये कॉम्बिनेशन मैं आपको बताऊंगा, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगे कि जिस एरिया में जो खेती आपके यहाँ होती है आप उसके लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट, इसका ये स्प्रे आ गया पूरे खेत में अगर आपको स्प्रे कराना है। अब मैं आपको, जो लोग एग्रीकल्चर से बिलोंग नहीं करते, बेसिक प्रोडक्ट की नॉलेज आपको होगी। आज मैं वो 4-5 स्टेजेस आपको बताने वाला हूँ जिससे आपको जानने में आसानी होगी किस स्टेज के ऊपर कौन सा प्रोडक्ट यूज होता है। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं कि नॉर्मली खेत की 4 स्टेज होते हैं। और इससे पहले की स्टेज खेत को तैयार करना, जिसको हम सॉइल प्रिपरेशन कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, बुआई का टाइम होता है, सीड ट्रीटमेंट जिसको कहा जाता है। अगली स्टेज होती है ग्रोथ स्टेज, जहां पर फसल हमारी बढ़नी शुरू करती है। उसके बाद अगली स्टेज के अंदर क्या आ जाता है, जहां पर फूल या बालियां उस फसल पे आने लगती हैं। उसके बाद आता है फल या दाना बनता है। फिर वो दाना बनने के बाद फिर आगे पकता है। तो ये स्टेज है। नॉर्मल एक क्रॉप की साइकिल 90 दिन से 120 दिन की होती है, यानी 3 महीने से 4 महीने का एक साइकिल होती है। तो यहाँ वही देखते हैं कि सबसे पहले क्या, बिजाई के टाइम में, तो बुआई के टाइम में हम क्या कर रहे हैं, सीधा खेत के अंदर हम एग्री ग्रेन्यूल्स और एग्री गोल्ड, और साथ में यहाँ पे हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से बायो फंगीसाइड भी ऐड कर सकते हैं। इन तीनों को हम 1 एकड़ के अंदर डाल सकते हैं ताकि हमारी सॉइल स्ट्रांग हो जाए। फिर जब हम सीड ट्रीटमेंट करने वाले हैं, बीज बोने वाले हैं, बीज को बोने से पहले हम एग्री ह्यूमिक 1 किलो में 10 ml और 10 ग्राम हम यूज करेंगे 1 किलो के अंदर बायो फंगीसाइड। यहाँ पर एग्री 82 यूज नहीं होता, एक स्टेज है सिर्फ। जब हम कोई भी बीजों का उपचार करेंगे वहां पर हम ये एग्री 82 यूज नहीं करेंगे, उनको छाया में आधा घंटे के लिए सुखा देंगे और सीधा खेत में
हम बो देंगे। नेक्स्ट स्टेज होती है बढ़वार वाली स्टेज। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि वही सेम स्प्रे 30 ml हमने यहाँ पर लिया और ये वाला 15 लीटर पानी के अंदर ह्यूमिक डालना है। और नेक्स्ट एग्री गोल्ड यूज करते हैं और एग्री 8 तीनों का ये कॉम्बिनेशन है। ग्रोथ स्टेज पर आप इसको कराए, पहला स्प्रे कराओ, 15 दिन बाद दूसरा स्प्रे कराओ। और अगर खेत में डायरेक्ट आपको डालना है, अगर आपकी ऐसी फसल है जमीन के नीचे वाली फसल है कि अगर जैसे इसके शकरकंदी हो गई और इस तरह की क्रॉप्स जो हैं जो रूट्स जो हमारे लिए एंड प्रोडक्ट है, वहां पर हम सीधा खेत में भी यूज कर सकते हैं कि 1 एकड़ के अंदर एग्री ह्यूमिक यूज कर लिया, 100 ग्राम एग्री गोल्ड यूज कर लिया और 150 ml एग्री 82 तीनों का कॉम्बिनेशन बनाया और पूरे खेत में स्प्रे करा दिया या खेत में हमने डाल दिया। और जब फूलों की स्टेज आएगी, जिस टाइम पे बालियां आएंगी, उस टाइम में हम एग्री मॉस यूज करेंगे एग्री 82 के साथ। इसका भी हम स्प्रे कराएंगे 30 ml हम 15 लीटर पानी में डाल के, ताकि यहाँ पर फूल आने वाला है तो उनका बैलेंस बना रहे। नेक्स्ट स्टेज के अंदर फल और दाना बन जाता है। इस स्टेज के अंदर हम क्या यूज कराते हैं, नैनोटेक एग्री गोल्ड एंड एग्री 82 तीनों का कॉम्बिनेशन। तीनों को एक साथ मिलाओ 30 ml 15 लीटर पानी में नैनोटेक, 30 ग्राम एग्री गोल्ड और 5 ml से लेकर 10 ml के बीच में एग्री 82। इसका पूरी फसल के ऊपर स्प्रे करा दो। फिर देखना कि क्योंकि हमारे प्रोडक्ट पूरी क्रॉप साइकिल में 5 बार यूज होते हैं, तो 5 बार की कैलकुलेशन आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट, जैसे ये चार्ट मैंने बना रखा है, इसी तरीके से आप भी यहाँ इसको बना के रखो। जैसे यहाँ पे मैं आपको शो कर पा रहा हूँ शुगर केन यानी गन्ने की फसल के लिए ग्रेन्यूल कितने यूज हो रहे हैं, ह्यूमिक कितना यूज हो रहा है, एग्री गोल्ड कितना यूज हो रहा है, नैनोटेक, इन सबके कॉस्टिंग हमने लिखी है। यानी एक फसल के लिए ये आ गया 3700 रुपए के आसपास, 3700। तो आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि पूरी फसल में कितने हमारे यानी कि 4 से 5 के प्रोडक्ट हमारे यूज होते हैं। उसके बाद पीवी कितने आपको मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप साथ के बिजनेस भी कर रहे हो, तो बिजनेस के अंदर पीवी का होना बड़ा जरूरी है। क्योंकि सारा ज्ञान भाषण वो किसके लिए है, वो सिर्फ किसके लिए, पीवी बढ़ाने के लिए। क्योंकि पीवी से आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपके पास पैसा आएगा, मोटिवेशन आपको अपने आप मिलेगा। तो हमें इस कैलकुलेशन को भी करना है ताकि आपको ये समझ में आ सके कितने प्रोडक्ट हमारे यूज होने। किसान जाते के साथ ही छुटते ही आपसे ये क्वेश्चन पूछने वाले, बताओ जी एक सीजन में कितने फसल में हम आपके कितने प्रोडक्ट यूज होंगे, अब आपको अंदाजा ही नहीं है। तो 1 एकड़ के लिए 5-6 बीघे के लिए अपनी कैलकुलेशन बना के रख लो अप्रोक्सीमेट, ताकि आप उसको अपफ्रंट होके बता सको कि एग्री 82 इतना यूज होगा, एग्री ह्यूमिक कितना यूज होगा, बायोफंगिसाइड इतना यूज होगा। तो ये अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग है। तो आप जिस तरह के किसान के साथ काम कर रहे हो वहां पर आप वैसे ही यूज करेंगे इसे। नेक्स्ट, उसके बाद ये एक चार्ट है, ऑलरेडी आपके पास होगा भी सारे लोगों के पास, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये वाला ग्रेन की फसलों के लिए, अनाज के लिए है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो होता है सॉइल प्रिपरेशन। मैं आपको इस चार्ट के माध्यम से जितने भी प्रोडक्ट हमने किए हैं हम इनको एक बार समराइज करेंगे ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए कि सबसे पहले सॉइल एप्लीकेशन में हमने यहाँ पर ह्यूमिक ग्रेन्यूल चूज किए हैं 5 किलो, बायोफंगिसाइड यूज किया है आधा किलो यानी 500 ग्राम, और एग्री 82 150 ml 1 एकड़ के लिए। यानी जब आप मिट्टी को तैयार कर रहे हो, अब इसमें एग्री ग्रेन्यूल के साथ में आप यहाँ पर एग्री गोल्ड भी डाल सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। गोल्ड डालने से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसको गोबर की खाद में मिला के भी डलवा सकते हो और डायरेक्ट भी डलवा सकते हो। 100 किलो गोबर की खाद ले लो पकी हुई, यानी कि अच्छी तरीके से, और उस खाद में मिक्स करो, पूरे खेत में 1 एकड़ के अंदर फैलवा दो। नेक्स्ट अगली स्टेज आती है सीड ट्रीटमेंट, जहाँ पर हमें बीजों का उपचार करना है। यहाँ पर हम एग्री ह्यूमिक और बायोफंगिसाइड यूज करने वाले हैं 5 ml यानी 5 से 10 ml एग्री ह्यूमिक और 10 ग्राम हम बायोफंगिसाइड को 1 किलो बीजों में डाल देंगे। जितने भी बीज हैं उसी हिसाब से आप इसको मल्टीप्लाई करके इसकी क्वांटिटी को बढ़ा लेंगे। नेक्स्ट, इसके 20 दिन के बाद जब फसल लग गई, 20 दिन के बाद जब 3-4 पत्तियां आ जाती हैं, 3-4 इंच की फसल हमारी बाहर आने लगते खेत के, उस टाइम पे हम एग्री ह्यूमिक, एग्री गोल्ड और एग्री 82 इन तीनों का स्प्रे कराएंगे। या अगर हमें सॉइल में मिट्टी में डालना है तो 5 किलो एग्री ह्यूमिक, 100 ग्राम एग्री गोल्ड और 150 ml एग्री 82, ये सॉइल एप्लीकेशन के लिए है। और स्प्रे के लिए ये है कि 30, 20, 10, 5 से 10 ml के बीच में आप एक टैंक के अंदर, जितने भी टैंक आपके लगते हैं 3 से 4 टैंक, 3 टैंक नॉर्मली 1 बीघा के अंदर लग जाते हैं, और करीब एवरेज मानी जाती है कि 1 एकड़ के अंदर 15 टैंक लगते हैं स्प्रे के। ये मेरे किसी साथी ने बताया था। और इसके बाद 20 दिन के बाद फ्लावरिंग से पहले हम यहाँ यूज करेंगे बायोफंगिसाइड की, अगर कीड़ा ना लगे, और एग्री मॉस यूज कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि फूल आने वाले हैं उससे 20 दिन पहले, और एग्री 82 स्प्रे कराएंगे।
और नेक्स्ट 20 दिन के बाद हम इसमें नैनोटेक, एग्री गोल्ड, एग्री 82 का स्प्रे फिर कराएंगे। इस तरीके से 5 बार ये प्रोडक्ट हमारे यूज होते हैं। तो यहाँ से आपकी पूरी एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद जो रिजल्ट आने वाले हैं वो अमेजिंग रिजल्ट है। मैं तो वो रिजल्ट देख चुका हूँ, मेरी टीम वो रिजल्ट को देख चुकी है। तो आपको लगातार 4 महीने उनके साथ बने रहना है। अब इसके बाद जो अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कुछ चीजें मैं शेयर करना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम इनिशिएटिव लेते हैं। तो ये हमारी पहल है। ये देखिए कि इस पहल के अंदर क्या है। हम लोग इसके लिए, ये वाली हमारी राजस्थान की टीम, अजमेर की टीम है। तो हम लोग पंचायत समिति के अंदर गए, बीडीओ साहब बीच में खड़े हैं, इनके सामने हमने अपनी प्रेजेंटेशन दिया। लॉयड भाई भी बीच में है, उनकी टीम है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने इन बीडीओ साहब को, मैं आपको एक करने का तरीका बताऊँ, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की जितने भी इस तरह के कार्यालय हैं, ये वाला मंडल जिला एक राजस्थान का। तो यहाँ पर हम बीडीओ साहब के पास गए, इनके सामने हमने अपनी प्रेजेंटेशन को रखा और बोला कि हम लोग किसानों के लिए किसान इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर हमें आगे का इनिशिएट दिया। जब इनको ऑफिसर को ये बात समझ में आ गई कि वाकई ये लोग किसानों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, तो इन्होंने भी आगे इनिशिएट लिया। आगे जब इनिशिएट लिया तो हमें अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, विनोद जी हैं ये, इनके साथ हमें मिलवाया। यहाँ पे हमने जाके किसानों को ट्रेनिंग दी। ये ब्लॉक स्टेज के ऊपर किसानों को ट्रेनिंग देते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। तो हमने यहाँ पर जाके उन किसानों के साथ अपने प्रोडक्ट को शेयर किया, उनको बताया कि सर, और कपास के अंदर नॉर्मली उस टाइम के ऊपर कपास की फसल थी, तो जाके हमने ग्रो अपने फसलों को, अपने चीजों को वहाँ इस्तेमाल करवाया। उसके बाद बड़े शानदार रिजल्ट 20 दिन के बाद मिले हमें। 20 दिन के बाद यहाँ से फोन आ गया, भाई साहब आपने क्या चीज लगवा दी। और आज मेजरली ये टीम हमारी इनके साथ काम कर रही है। देखिए जाके उसके बाद मैं खुद जाके पर्सनली वहाँ पे किसानों को जाकर, किसान समिति के थ्रू लोगों को यहाँ पे हमने एड्रेस किया, गाँव में जाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की, उनको उनके फायदे बताए। ये प्रैक्टिकल है, ऑन द ग्राउंड। फिर खेतों में जाकर हमने सारी चीजें इस्तेमाल कराई है। तो यही इनिशिएटिव मैं आप सबसे चाहता हूँ। इस ट्रेनिंग का मेन जो एम है, पर्पस है, वो ये है कि आप एक बार प्रैक्टिकल फॉर्म में आ जाओ, जमीन पे नीचे उतरो, खेतों के ऊपर चले जाओ, अंदर चले जाओ, इन लोगों से जुड़ो। जब तक आप नीचे नहीं उतरोगे, लैपटॉप पे बैठ के हम ट्रेनिंग लेते रहेंगे, यूट्यूब पे सुनते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। आज ये इन्फॉर्मेशन कहाँ के लिए? ये सारी एंड यूजर के लिए है। एंड यूजर कौन है? वो किसान है, वो फार्मर है। वहां तक इस इंफॉर्मेशन का पहुंचना बहुत जरूरी है। तो एग्जैक्टली इसी तरीके से हम किसान मित्र प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। और लास्ट में मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि बिल्कुल भारतीय किसानों को कोटि कोटि धन्यवाद। कम लागत और बेहतर फसल के लिए वेस्टेज प्रोडक्ट को यूज करिएगा। उसके साथ ही मैं आपका बिल्कुल थैंक यू करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं इस ट्रेनिंग में आने के लिए, इतने टाइम तक इस ट्रेनिंग में बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। विश यू वेल्थ। थैंक यू सो मच सर। मैं हमारे जितने भी लोग हैं उनके बिहाफ पर आपको थैंक यू कहना चाहूंगी। और चैट सेक्शन में आप लोग सर को बता सकते हैं कि आपने क्या सीखा और आप कितने थैंकफुल है, अपने थैंक यू कह सकते हैं। सच में सर थैंक यू सो मच, बहुत अमेजिंग सेशन रहा ये। किसान मित्र प्रोजेक्ट नहीं, एक तरीके से देश सेवा भी हो गई। नॉलेज बहुत जरूरी है सर। आई एम रियली इम्प्रेस्ड सर। थैंक यू सो मच सर, रियली ग्रेटफुल। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।